खबरदार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। खबरदार में पिछले 2 दिनों से हम सिक्किम में चीन की ब्लैकमेलिंग वाली कोयले से भी काली कूटनीति को करारा जवाब दे रहे हैं। लेकिन चीन है कि भारत को भड़काने से बाज नहीं आ रहा। लेकिन चीन अब कोई भी चाल चल ले, भारत में उसकी काली दाल नहीं गलने वाली है, क्योंकि भारत के रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने आज तक के मंच से चीन को अच्छे से समझा दिया है कि चीन को शांति से बात करनी है तो करे, लेकिन भारत पर दादागिरी दिखाने की कोशिश कतई ना करे। आज तक के मंच से चीन की ब्लैकमेलिंग को रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने रेड सिग्नल दिखाया है। सिक्किम के डोकलाम में अवैध कब्जे की कोशिश में अपनी हदें पार करते चीन पर भारत के रक्षा मंत्री का यह पहला और एक्सक्लूसिव बयान। कल चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भारत को 1962 की याद दिलाई। देश के रक्षा मंत्री के तौर पे आप बीजिंग को क्या जवाब देना चाहते हैं? देखिए, कल बिल्कुल स्पष्ट रूप से पहले उनके एम्बेसडर ने बयान दिया था और कल रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान ने के फॉरेन ऑफिस ने जो स्टेटमेंट इशू किया है, उसके बाद तो मुझे लगता है बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है। ये भूटान की भूमि है, भारत की सीमा के नजदीक है और भूटान और भारत का एक सिक्योरिटी में प्रोटेक्शन देने का एक अरेंजमेंट भी है और इसलिए भूटान ने ही स्वयं स्पष्ट कर दिया कि यह हमारी जमीन है और जो प्रेजेंट स्टेटस को है हमारी जमीन का, चाइना उसको ऑल्टर करने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इसके बाद विषय एकदम स्पष्ट हो गया है। तो ये कहना कि हम वहां पर आएंगे, किसी दूसरे देश की जमीन पे कब्जा करेंगे, जो चाइना कर रहा है, ये बिल्कुल उचित नहीं है। हम तैयार हैं, 1962 की वो याद दिला रहे हैं। देखिए, मैं इसके याद दिलाना है तो वो 62 की स्थिति अलग थी, 2017 का भारत और है। ये 1962 वाला भारत नहीं है, ये 2017 का हिंदुस्तान है जो दुनिया के लिए सुपर पावर है। इसलिए चीन 1962 वाली दादागिरी भूल ही जाए तो उसके लिए अच्छा है। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने आज तक के मंच से चीन को नसीहत वाली डोज दे दी और आज पहली बार भारत सरकार ने डोकलाम में चीन की चालबाजियों का ऐसा तगड़ा जवाब दिया है कि चीन चारों खाने चित हो गया है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके बताया है कि डोकलाम के जिस इलाके को अपना बताकर चीन सड़क निर्माण कर रहा है, डोकलाम का वो इलाका ना तो चीन का है और ना भारत का, बल्कि वो इलाका भूटान का है और भूटान सरकार के कहने पर ही भारतीय सैनिकों ने डोकलाम के उस इलाके में चीन की सड़क का काम रुकवाया है। यानी चीन भूटान की जमीन पर खड़ा होकर भारत को धमका रहा है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पहले चीन के सैनिकों ने सिक्किम बॉर्डर पर डोकलाम में घुसपैठ की, भारतीय सैनिकों से भिड़े और भारतीय सेना के बंकर तोड़ दिए। फिर चीन सरकार ने यह तस्वीर जारी की जिसके जरिए चीन ने आरोप लगाया कि 26 जून को सिक्किम सेक्टर में भारतीय सैनिकों ने चीन की सीमा में प्रवेश किया। चीन की दादागिरी यहीं नहीं रुकी, उसने भारत को बातों बातों में 1962 की जंग से सीखने की धमकी भी दे डाली। बस यहीं भारत सरकार के सब्र का बांध टूट गया। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने आज तक के मंच से चीन के नट बोल्ट टाइट करने वाला जवाब दिया। हम तैयार हैं, 1962 की वो याद दिला रहे हैं। देखिए, मैं इसके याद दिलाना है तो वो 62 की स्थिति अलग थी, 2017 का भारत और है। चीन के खिलाफ अगला मोर्चा भारत के विदेश मंत्रालय ने संभाला और सबूतों के साथ चीन के आक्रामक बयानों की बखियां उधेड़ दी। चीन के झूठ को बेनकाब करते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, 16 जून को चीनी सेना की एक टीम सिक्किम सेक्टर में चुम्बी घाटी के डोकलाम इलाके में जबरदस्ती घुसी थी। सिक्किम से सटा डोकलाम का यह इलाका भूटान की सीमा में आता है।
चीनी सैनिकों ने डोकलाम में भूटान के भूभाग में जबरन घुसकर सड़क बनाने की कोशिश की। भूटान की रॉयल भूटान आर्मी ने चीनी सैनिकों को ऐसा करने से रोका। भूटान के राजदूत ने 20 जून को भारतीय दूतावास के जरिए चीनी सरकार के सामने अपना विरोध भी जताया। आज तक को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने भी चीन की इस चाल की खाल उतार दी। ये भूटान की भूमि है, भारत की सीमा के नजदीक है और भूटान और भारत का एक सिक्योरिटी में प्रोटेक्शन देने का एक अरेंजमेंट भी है और इसलिए भूटान ने ही स्वयं स्पष्ट कर दिया कि यह हमारी जमीन है और जो प्रेजेंट स्टेटस को है हमारी जमीन का, चाइना उसको ऑल्टर करने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इसके बाद विषय एकदम स्पष्ट हो गया है। जिस डोकलाम इलाके में चीन अपनी सड़क बना रहा है वो भूटान का भूभाग है, जिस पर चीन अपना दावा जताता है, जिसे लेकर भारत में भूटान के दूतावास ने विरोध भी जताया है। भूटान के राजदूत वेत्सोप नापगेल ने गुरुवार को बयान जारी किया। हाल ही में चीन की सेना ने भूटानी सेना के शिविर की दिशा में सड़क का निर्माण कार्य शुरू किया था, जो दोनों देशों के बीच समझौते का उल्लंघन है। डोकलाम एक विवादित क्षेत्र है और भूटान का चीन के साथ लिखित समझौता है कि सीमा मुद्दे का अंतिम समाधान लंबित रहने तक इलाके में शांति और सौहार्द कायम रखना चाहिए। यानी चीन भारतीय सैनिकों की जिस तस्वीर को जारी करके भारतीय सैनिकों पर उसके बॉर्डर में घुसने का दावा कर रहा है, दरअसल वो डोकलाम का इलाका चीन का नहीं बल्कि भूटान का भूभाग है, जिसे चीन हड़पने की कोशिश कर रहा है। चीन की चालबाजी देखिए कि वो भूटान के बॉर्डर में घुसकर वहां सड़क निर्माण करता है, लेकिन जब भारतीय सैनिक चीन के सड़क निर्माण को रुकवा देते हैं तो चीन उसे अपना इलाका बताकर भारतीय सेना पर सीमा लांघने का आरोप लगा देता है। आरोप ही नहीं लगाता बल्कि धमकी भी देता है कि जब तक भारतीय सैनिक डोकलाम के इलाके से नहीं हटेंगे तब तक कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नाथुला पास नहीं खुलेगा। ये चीन की चोरी और ऊपर से सीना जोरी है, जो भूटान में घुसकर सड़क बनाता है और उसे अपनी जमीन बताकर भारत को धमकाने की कोशिश भी करता है। पड़ोसी देशों की जमीन पर चीन की हड़प नीति का ये ताजा उदाहरण है, जो भूटान जैसे देश को भी नहीं छोड़ता और भूटान के साथ हो रहे चीनी अन्याय के खिलाफ खड़े भारत को 1962 की जंग की याद दिलाता है। लेकिन ये भूल जाता है कि ये 2017 वाला भारत है, जिससे पंगा लेना चीन को बहुत महंगा पड़ जाएगा। गौरव सावंत, आज तक। यानी चीन भूटान के भूभाग का इस्तेमाल करके भारत को चढ़ा रहा है, क्योंकि चीन जानता है कि भारत के साथ भूटान के रिश्ते बहुत गहरे हैं, जबकि चीन और भूटान के बीच कोई कूटनीतिक संबंध तक नहीं है। दिल्ली में अपने दूतावास से ही भूटान चीन से संपर्क करता है। वैसे भूटान के साथ चीन का सीमा विवाद तब से है जब 1951 में तिब्बत पर चीन के कब्जे के बाद उसकी सीमा भूटान से जुड़ गई। सिक्किम सीमा पर डोकलाम में भूटान के 269 वर्ग किलोमीटर इलाके पर चीन अपना हक जताता है। इसके अलावा तिब्बत सीमा पर भूटान के 495 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर भी चीन अपना दावा रखता है। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर मैप में आप जो लाल रंग में हाईलाइट इलाके देख रहे हैं, वो भूटान का वो भूभाग है जिसे लेकर चीन के साथ उसकी तनातनी चलती रहती है। डोकलाम के जिस इलाके पर विवाद सामने आया है, वहां भारत के सिक्किम, भूटान और चीन की सीमाएं मिलती हैं, जहां भारत के साथ चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पष्ट नहीं है। सूत्रों का कहना है कि भूटान के जिस भूभाग पर चीन सड़क बनाना चाहता है, वो भूटान के साथ भारत की सुरक्षा के लिए भी गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि ये सड़क चीन को भारत के लिए सामरिक रूप से अहम सिलीगुड़ी कॉरिडोर के करीब ला देगी। और जानकार मानते हैं कि चीन सिलीगुड़ी कॉरिडोर और पूर्वोत्तर भारत के कई इलाकों को हासिल करने का सपना देखता है। इसीलिए भारत को चीन की चालबाजियों का जवाब देना जरूरी था, जो भारत ने दे भी दिया है। अब से कुछ ही देर बाद आज ठीक 12 बजे संसद के ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल से जीएसटी जिंदाबाद कहा जाएगा। वो जीएसटी जिसके लागू होने को भारत के नए आर्थिक उदय के तौर पर देखा जा रहा है, जिसमें 130 करोड़ लोगों का एक मार्केट होगा। हर राज्य टैक्स के मामले में, व्यापार के मामले में किसी देश की तरह व्यवहार नहीं करेगा। ये एक टैक्स एक मार्केट का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया होगा। लेकिन जीएसटी तक पहुंचाने की यात्रा देश के लिए आसान नहीं रही है। 4 सरकारों
और 17 साल के बाद आज वो ऐतिहासिक लम्हा आया है जब 70 साल में देश में सबसे बड़े टैक्स सुधार का कदम उठाया जा रहा है और जिस पर दुनिया भर की नजरें हैं। सबसे पहले हम आपको भारत में टैक्स के इतिहास के बारे में बताते हैं। 1939 में पहली बार भारत में तब के मद्रास राज्य में सेल्स टैक्स शुरू हुआ। 1941 से पंजाब फिर दूसरे राज्यों में भी सेल्स टैक्स लगने लगा। 1974 में भारत में वैल्यू एडेड टैक्स लगाने की सिफारिश की गई। 1986 में कुछ उत्पादों पर स्पेशल वैट की शुरुआत की गई। फिर 94 में भारत में सर्विस टैक्स लगाने की शुरुआत हुई। 1999 में तत्कालीन सरकार ने पूरे देश में वैट लगाने का निर्णय लिया। 2002 में केंद्रीय स्तर पर सेंट्रल वैट की शुरुआत की गई। फिर 2003 में देश के पहले राज्य हरियाणा में वैट की शुरुआत हुई। 2 साल बाद 2005 तक देश के ज्यादातर राज्यों में वैट लागू हो गया। जीएसटी के बारे में पहली बार वर्ष 2000 में पहल की गई। फिर 2006 में पहली बार बजट स्पीच में जीएसटी की दिशा में बात की गई। 4 सरकारों 17 साल के बाद आज आधी रात से जीएसटी लागू होने जा रहा है। संसद का सेंट्रल हॉल आधी रात को जीएसटी के मेगा इवेंट के लिए तैयार है और यह इवेंट करीब करीब वैसा ही प्लान किया गया है जैसा 14 अगस्त 1947 की आधी रात देश को ब्रिटिश राज से आजादी के वक्त हुआ था। 70 साल के सबसे बड़े टैक्स सुधार के साथ ये देश के नए आर्थिक उदय की रात है। Of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. आज से करीब 70 साल पहले 14 अगस्त 1947 की आधी रात को 12 बजने से कुछ मिनट पहले संसद के सेंट्रल हॉल में पंडित नेहरू का ये ऐतिहासिक भाषण होने के साथ ही आजाद भारत का उदय हुआ था। ठीक इसी तरह की समानता को दिखाने वाले संदेश के साथ आज 30 जून 2017 की आधी रात को भारत के नए आर्थिक उदय के महाजश्न की तैयारी है। ये ऐसा कार्यक्रम है, नया हिंदुस्तान मेरे सामने बैठा है, यहां से जाने का मन न करे ऐसा माहौल है, लेकिन यहां से जाते ही रात को 12 बजे पार्लियामेंट में भारत के भाग्य के एक नई दिशा के द्वार वहां खुलने वाले हैं। तो मुझे यहां सीधा पार्लियामेंट पहुंचना है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी आज आधी रात से लागू हो जाएगा। एक देश एक टैक्स एक मार्केट के सपने वाले जीएसटी के मेगा इवेंट की तैयारियां संसद के सेंट्रल हॉल में चल रही हैं, जहां राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर दूसरे बड़े मंत्री और नेता शामिल होंगे और दुनिया के सबसे बड़े बाजारों में एक भारत में उस जीएसटी का आगाज होगा जिसे 70 साल में देश में सबसे बड़ा टैक्स सुधार माना जा रहा है। आप इसका तुलना कीजिए, मैं आपको एक दूसरा उदाहरण दे रहा हूं। आज आप 17 तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। आप हर एक की रिटर्न फाइल करते हो, हर एक के लिए अपने कंसल्टेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट पे जाते हो। आपका सामान एक राज्य से दूसरे राज्य पे जाता है, ट्रक दिनों दिन तक खड़े रहते हैं। हर राज्य में रेट अलग अलग होता है। एक स्थान पर स्टेज पर जो पहले टैक्स दिया है, दूसरे स्टेज पे उस पर दोबारा टैक्स दोगे तो कीमत भी उससे बढ़ती है। अब एक टैक्स है, एक रिटर्न है, एक इंटरफेस है और उसको आपको किसी व्यक्ति को जाकर कागज पे नहीं देना, अपने सॉफ्टवेयर में डालना है। तो आज भी आप कंसल्टेंट्स को हायर करते हो, स्वयं नहीं चला सकते तो उसको आप उसके अंदर डाल दो। इसमें तकलीफ सिर्फ एक है और वो एक तकलीफ है कि पुरानी व्यवस्था में इवेजन की गुंजाइश बहुत ज्यादा थी, इसमें इवेजन की गुंजाइश बहुत कम है। हालांकि जीएसटी पर इस मेगा इवेंट में कांग्रेस और दूसरी कई विपक्षी पार्टियां ये कहते हुए शामिल नहीं हो रही हैं कि इस तरह का मेगा इवेंट सेल्फ प्रमोशन की तरह है। संसद के सेंट्रल हॉल में आजादी के महत्वपूर्ण पड़ाव का जश्न मनाने के ही विशेष आयोजन होते रहे हैं, इसीलिए जीएसटी पर इस इवेंट में वो नहीं जाएंगे। जो रात का जश्न है उसमें शामिल न होना उसका कारण है और वो कारण राजनीतिक कारण नहीं है, वो सैद्धांतिक कारण है। वो राष्ट्रीय सम्मान से जुड़ी बात से है, संसद की मर्यादा और गरिमा से जुड़ी बात की है, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के कुर्बानियों के सम्मान की बात है।
कांग्रेस और दूसरी पार्टियों की इस रवैये को लेकर सरकार और सत्ताधारी पार्टी काफी आलोचना कर रही है, क्योंकि जीएसटी पर किसी एक पार्टी नहीं बल्कि समय समय पर सभी पार्टियों और सरकारों का योगदान रहा है। सभी दलों की सहमति के बिना जीएसटी को पास करना और लागू करने की स्थिति तक लाना भी मुमकिन नहीं था। जीएसटी के लागू होने तक पहुंचने में देश को 17 साल लगे। कारवां तो चलता रहेगा। जो शामिल नहीं होंगे उनके शामिल होने से वो रुकने वाला नहीं है। इस देश की एक ताकत है। और अगर आप 1991 से आज तक देख लो, जब से आर्थिक सुधार की व्यवस्था शुरू हुई है, कि कई बार कुछ सुधारों में विलंब निश्चित रूप से होता है, देरी हो जाती है, चर्चा ज्यादा होती है, लेकिन कोई ऐसा रिफॉर्म नहीं है जो आवश्यक था और इस देश ने किया ना हो। ये इस देश की एक बहुत बड़ी ताकत और रेजिलियंस है। और मैं मानता हूं कि हर राजनीतिक कदम पे, चाहे वो आर्थिक हो या राजनीतिक हो, संसदीय लोकतंत्र में चर्चा तो होती है, लेकिन जितनी चर्चा इस विधेयक पे हुई है और इस कानून पे हुई है और इस व्यवस्था पे हुई है, पिछले 70 साल में किसी और विषय पे नहीं हुई। इस राजनीति से दूर पूरे देश को आधी रात के मेगा इवेंट का इंतजार है, और इंतजार इस बात का भी कि क्या जीएसटी वाकई भारत के लिए आने वाले वक्त में गेम चेंजर साबित हो पाएगा, और जीएसटी के साथ ही आने वाले वर्षों में भारत का नया आज तक ब्यूरो। जीएसटी को समझना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। जीएसटी पर हर सवाल का जवाब हमारा शो खबरदार है, जिसमें हम आपको जीएसटी की ABCD के बारे में आज बताएंगे। अभी कोई भी कंपनी अपना सामान देश में कहीं बेचना चाहती है तो उसे 17 अलग अलग तरह के टैक्स देने पड़ते हैं। टैक्स के पुराने सिस्टम के तहत एक प्रोडक्ट पर कई बार और अलग अलग रेट्स के टैक्स लगाए जाते हैं। इन सभी 17 टैक्सेस को खत्म करके प्रोडक्ट के हिसाब से एक टैक्स बनाया गया है, जिसे जीएसटी नाम दिया गया है। किसी प्रोडक्ट पर जीएसटी वहीं पर लगाया जाएगा जहां उसकी बिक्री हो रही है, ना कि जहां उसका उत्पादन हो रहा है। इससे टैक्स पर टैक्स देना कम होगा, ज्यादातर सिस्टम टैक्स दायरे में आएगा, भ्रष्टाचार के मौके भी कम मिलेंगे। जीएसटी कैसे काम करेगा इसका भी हम एक उदाहरण आपको बताते हैं। मान लीजिए एक कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाया, इसकी कीमत रख दी 100 रुपए, तो अभी इस पर 10% एक्साइज ड्यूटी, 5% वैट मिलाकर डिस्ट्रीब्यूटर तक सामान पहुंचा तो कीमत कितनी हो गई? 115। डिस्ट्रीब्यूटर ने 20% प्रॉफिट मार्जिन यानी मुनाफा जोड़ा तो 23 रुपया हुआ। आगे दुकानदार को बेची तो 5% वैट, 15% सर्विस टैक्स से कीमत 167 रुपये हो गई। दुकानदार ने 167 रुपए की कीमत के सामान पर अपना प्रॉफिट जोड़ा, 20% मार्जिन जो है प्रॉफिट मार्जिन वो रखा, तो 5% वैट, 15% सर्विस टैक्स फिर जोड़ा तो ग्राहक को 242 रुपए में सामान मिला। अब जीएसटी में 100 रुपए के प्रोडक्ट पर 10% जीएसटी के बाद डिस्ट्रीब्यूटर तक 110 रुपए में, डिस्ट्रीब्यूटर के 20% प्रॉफिट मार्जिन और फिर 10% जीएसटी पर कीमत दुकानदार तक 145 रुपए हो गई। दुकानदार के पास 20% प्रॉफिट मार्जिन और 10% जीएसटी लगाने पर ग्राहक तक कीमत है 191 रुपए अब हो जाएगी। जीएसटी का सिस्टम एक तरह से व्यापक पैमाने पर कारोबार को टैक्स के दायरे में लाने की कोशिश है। ये पुराने सिस्टम और टैक्स चोरी पर सर्जिकल स्ट्राइक करने के जैसा माना जा रहा है, क्योंकि इस सिस्टम में कंपनीज और कारोबारियों के लिए अपनी बिक्री को कम दिखाकर टैक्स बचाने का जुगाड़ निकालना मुश्किल है। पहले अकाउंटेंट्स के जरिए टैक्स दिया जाता था, जिसमें वो आसानी से इनवॉइस या फिर फर्जी बिल का इस्तेमाल भी कर सकते थे। अब कंपनियां और दुकानदारों को जीएसटी नेटवर्क पे ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा, जिसमें हर महीने अपने बिल को अपलोड करना होगा। अपलोड किए हुए बिल को कंपनीज और दुकानदारों के सप्लायर और वेंडर्स के बिल के साथ मिलाया भी जाएगा। इसी के आधार पर दुकानदारों को इनपुट क्रेडिट मिलेगा, यानी अगर उन्होंने कच्चे माल पर टैक्स दिया है तो वो रिफंड होगा। अनुमान के मुताबिक जीएसटी नेटवर्क के जरिए हर महीने करीब 350 करोड़ इनवॉइस यानी बिल प्रोसेस किए जाएंगे। जानकारों के मुताबिक करोड़ों बिल, टैक्स की गणना, टैक्स रिफंड के इतने बड़े पैमाने पर सिस्टम आसानी से काम कर पाएगा, थोड़ा मुश्किल लगता है।
छोटे दुकानदार जो कैश में काम करते हैं, डिजिटल तरीकों से अनजान हैं, उनके लिए भी आने वाले वक्त में बड़ी दिक्कत हो सकती है। छोटे दुकानदारों को भी अपने टैक्स डिटेल्स जीएसटी नेटवर्क पर अपलोड करना होगा और ये देखना होगा कि उनकी सालाना बिक्री कितनी है। अगर 20 लाख रुपए से कम की सालाना बिक्री है तो छोटे दुकानदारों को कोई जीएसटी नहीं देना होगा, लेकिन डिटेल्स देनी होंगी। लेकिन दिक्कत यह भी सिस्टम के हिसाब से कारोबारी भी पूरी तरह से तैयार नहीं दिख रहे हैं। जिनको कैलकुलेटर तक चलाना नहीं आता वो डिजिटल सिस्टम और कंप्यूटर से कैसे जोड़ेंगे? यह सवाल है जिसे जीएसटी कम से कम छोटे कारोबारियों के लिए जी का जंजाल बनता दिख रहा है। सिर्फ एक देश एक टैक्स एक मार्केट के नारे से जीएसटी का मतलब समझा नहीं जा सकता। अभी जीएसटी का एक मतलब उन कारोबारियों और दुकानदारों के लिए जी का जंजाल भी है जिनके लिए जीएसटी को समझना सिर से ऊपर निकल जाता है, जिनके लिए कंप्यूटर तो दूर कैलकुलेटर को समझना जंग लड़ने के बराबर है, जिनकी नसों में कच्चे हिसाब किताब की सोच ही बह रही है, उन्हें तो जीएसटी से जंग ही लड़नी है। मंजूर नहीं, जीएसटी मंजूर नहीं। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। सरल भाषा में तो जीएसटी एक तरह से पुराने टैक्स सिस्टम पर सर्जिकल स्ट्राइक की तरह है, जिस सिस्टम में अभी तक टैक्स वहां लगता था जहां सामान बनता था और फिर इस सामान पर अलग अलग स्तर पर अलग अलग दरों पर टैक्स लगता था। इसमें एक्साइज, सर्विस टैक्स से लेकर वैट और चुंगियों तक से किसी सामान को गुजरना पड़ता था। लेकिन नए सिस्टम के लिए तैयारी होने पर कई सवाल हैं। कांग्रेस सहित कई विपक्षी पार्टियां इसी पर विरोध कर रही हैं। तो जहां 3600 करोड़ हो फाइल होनी हो, उसके लिए 200 और 400 और 50 और 20 ये राज्यों में आप देखिए 1000 भी इन्होंने उसका ट्रायल रन नहीं किया। जीएसटी नेटवर्क का ट्रायल रन नहीं हुआ है। राज्यों ने कहा है कि भाई थोड़ा सा संयम रखो, 1 सितंबर तक डेडलाइन है। हमने सबने तो हमारे राज्यों ने पास कर दिया। जीएसटी के विरोध में कहा यह जा रहा है कि ये जल्दबाजी में किया जा रहा है, सितंबर तक का वक्त दिया जाना चाहिए। सिस्टम की तैयारियां अभी अधकचरी हैं, इससे बड़े पैमाने पर दिक्कतें होंगी। लेकिन सरकार जीएसटी पर वक्त दिए जाने के मूड में न कल थी और न अब है, और अब तो इसकी गुंजाइश भी नहीं। अब 18 जून को हमारी आखिरी मीटिंग हुई जिसमें कुछ रूल्स बने। उस रूल्स के आधार पर जो सॉफ्टवेयर हैं, जीएसटीएन के प्रतिनिधि आए हुए हैं, इनको 18 जून वाले 1 जुलाई से पहले अपने सॉफ्टवेयर में डालने हैं और उसको एप्लीकेबल करना है। अब इन सब की तो ये तैयारी थी और शुरू से, और ये मान लीजिए 1 जुलाई मेरा निर्णय नहीं था। जीएसटी काउंसिल जिसमें 31 राज्यों के मंत्री और मैं था 32वां, उसका सर्वसम्मति से फैसला इसलिए था कि पिछले साल जो संविधान संशोधन हुआ था वो 16 सितंबर से एप्लीकेबल हुआ। वो संविधान में, देश के संविधान में लिखा है कि जिस दिन से यह लागू होगा 1 साल तक पुराने टैक्सेस चल सकते हैं। 15 सितंबर के बाद अगर जीएसटी नहीं होगा तो हम टैक्सलेस सोसाइटी बन जाएंगे, कि यानी सरकार के पास रिसोर्सेज इकट्ठे करने का। और इसलिए ममता जी चिट्ठी लिख दे कि 6 महीने पोस्टपोन हो कर दो। मतलब आप सरकार चला रही हैं, कम से कम संविधान तो पढ़ लीजिए। और इसलिए हम लोग इसके लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। जीएसटी के लिए सरकार तो तैयार है, लेकिन क्या सिस्टम तैयार है? इस पर अभी कई सवालिया निशान हैं। फिर भी 130 करोड़ की आबादी वाले देश को एक मार्केट में बदलने की दिशा में बड़ा कदम जरूरी है, जो सिंगल मार्केट अमेरिका, यूरोप, ब्राजील, मैक्सिको और जापान की कुल आबादी से भी बड़ा है, जिसमें रिश्वतखोरी, बिचौलिया और अंदरूनी बॉर्डर्स पर दिक्कतों की गुंजाइश कम से कम हो सकती है। शुरुआत है, टीचिंग ट्रबल होंगे, पर एक बात मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि एक बार ये शुरू होने के बाद महीने 1.5 महीने में काफी बातें रेगुलराइज हो जाएगी, करप्शन से मुक्ति मिलेगी, रेट टैपिज्म से मुक्ति मिलेगी, बड़े प्रमाण पर महंगाई भी कम होगी और ट्रांसपेरेंसी आएगी, सिंप्लीफिकेशन आएगा और ये जो लाइसेंस का जो राज था, इंस्पेक्टर राज था, उससे मुक्ति मिलेगी। इन दावों के बावजूद सवाल ये जरूर है कि क्या जीएसटी पर उन दिक्कतों से सिस्टम पार पा जाएगा जो दिक्कतें नोटबंदी को लेकर अभी पिछले अक्टूबर से लेकर कम 2 महीने तक पूरे देश ने देखी थी।
आज तक ब्यूरो। कहते हैं ना, नो गेन विदाउट पेन। टैक्स सुधार के मामले में यह बात हमेशा कही जाती है। दुनिया के करीब 160 देशों ने जब भी अपने इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में बदलाव किया तो उन्हें बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसीलिए यह कहना सही नहीं होगा कि भारत को इन दिक्कतों से गुजरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि 130 करोड़ लोगों का देश, 29 राज्य, 90 लाख कंपनियां एकदम से नए सिस्टम में खुद को एडजस्ट कर लेंगी। आसान नहीं होगा। कनाडा ने 1991 में जब जीएसटी लागू किया था, बड़े पैमाने पर दुकानदारों को कैश रजिस्टर, वेंडिंग मशीन में दिक्कतें आई थी। ऑस्ट्रेलिया, जापान, मलेशिया, सिंगापुर में जीएसटी से पहले के टैक्स रेट कम थे, इसलिए वहां शुरू में महंगाई का सामना करना पड़ा था। मलेशिया में अभी अप्रैल 2015 में जीएसटी लागू किया गया। वहां पर ना दुकानदार ना सरकारी एजेंसियां पूरी तरह से तैयार थी। दक्षिण कोरिया में जब यह हुआ तो एक साल तक टैक्स अधिकारियों और दुकानदारों के बीच लुका छिपी का खेल चलता था। टैक्स अधिकारी नए सिस्टम को लागू करने में जोर से जुटे थे तो दुकानदार इस जुगाड़ में लगे थे कि कैसे नए सिस्टम से बचा जाए। इधर ऑस्ट्रेलिया में 1998 में जीएसटी लागू करने के नाम पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन बड़ी मुश्किल से सत्ताधारी पार्टी चुनाव जीती। भारत में ज्यादातर सामान और सर्विस 18% जीएसटी रेट के स्लैब में रखे गए हैं। अगर 18% औसत जीएसटी रेट के मुकाबले दुनिया के दूसरे देशों के जीएसटी रेट से तुलना करें तो ब्रिटेन में सबसे ज्यादा 20% जीएसटी रेट, फ्रांस में भी 20% जीएसटी रेट, उसके बाद भारत जहां औसत 18% जीएसटी रेट, चीन में कम है 17% जीएसटी रेट, मेक्सिको में 16% जीएसटी रेट, ऑस्ट्रेलिया में काफी कम, लगभग आधा 10% जीएसटी रेट, जापान और स्विट्जरलैंड में 8% जीएसटी रेट, मलेशिया में बहुत ही कम है 6% है, कनाडा में उससे भी कम 5% जीएसटी है। जीएसटी के बारे में आज दिन भर आज तक ने अपने करोड़ों दर्शकों को केंद्र सरकार के बड़े मंत्रियों के जरिए समझाया है, जिसमें जीएसटी को लेकर आप सभी से जुड़ा हर सवाल हमने किया और जीएसटी पर आप तक हर जानकारी पहुंचाने की कोशिश की। जीएसटी पर आज तक के मेगा इवेंट में वित्त मंत्री अरुण जेटली से भी हमने सवाल किए, जिसमें हमने पूछा कि एक देश एक टैक्स वाले जीएसटी के अंदर ही अलग अलग टैक्स रेट क्यों रखे गए, पेट्रोलियम और दूसरे प्रोडक्ट्स की जीएसटी को बाहर आखिर क्यों रखा गया। चिदम्बरम साहब कह रहे थे कि ये एक इम्परफेक्ट जीएसटी है, क्योंकि उनका कहना है कि 3 टैक्स की स्लैब होनी चाहिए थी, 7 नहीं। एक स्टैंडर्ड रेट, एक प्रीमियम प्रोडक्ट्स के लिए और एक मैस कंजम्पशन जो कि आम आदमी इस्तेमाल करते हैं उन प्रोडक्ट्स के लिए। आपको फूड आइटम्स के लिए जो गरीब आदमी के इसेंशियल आइटम्स हैं उसके लिए 0 स्लैब चाहिए कि नहीं चाहिए। दूसरा, जिन प्रोडक्ट्स पे आप 3, 4 या 6% टैक्स ले रहे थे, क्या हम उसको 12% पे ले जाए सीधा? वो हाईली इन्फ्लेशनरी होगा, तो उसके लिए 5% का स्लैब चाहिए था। मार्जिनल टैक्स आइटम तो 0 और 5 में वो हैं जो कि आम आदमी और गरीब आदमी और मास प्रोडक्ट्स थे। 12% और 18% वाले का